बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालबात आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत हो सके। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और अल्लाह के पाक नाम से आज के लेक्चर का हमने आगाज़ कर लिया है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद इब्राहीमी का जो दूसरा पोर्शन था, आज हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं। पहला पोर्शन और दूसरे पोर्शन में सिर्फ एक लफ्ज़ का रद्द-व-बदल है। पहले पोर्शन में रहमतों की बात की गई थी और दूसरे पोर्शन में उस रहमत की जगह पर एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पहले पोर्शन में हमारे पास क्या था? पहला जो हिस्सा है दुरूद इब्राहीमी का, उसमें हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन। ठीक है, इस 9 फ़िक्रों में से सिर्फ यहाँ से तीसरे नंबर पे जो फ़िक्रा है सल्ले, इसको बदल दें, इसकी जगह पे लिखे बारिक। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन। वही सारे अल्फाज हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ बदला। सल्ले रहमत नाजिल फरमा, इसकी जगह पर बरकत नाजिल फरमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा, ए मेरे प्यारे अल्लाह। और यहाँ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी बरकत नाजिल फरमा। आगे सेंटेंस भी वही है, सिर्फ लफ्ज़ एक चेंज है। पहले हमने पढ़ा था सल्लैता, अब हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बारिकता। अल्लाहुम्मा बारिकता कि ए मेरे अल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा। किस पर? आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा। जिस तरह जिस तरह अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता, जिसमें ता आ गया, वो उनकी ज़िक्र हो रहे हैं जो हमने अल्लाहुम्मा कहा था कि ए अल्लाह, जिस तरह आपने बरकतें नाजिल फरमाई थी अला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आले इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर जिस तरह बरकतें नाजिल फरमाई, बिल्कुल उसी तरह की बरक़ात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा। और एंड पे हमने क्या कहना है? इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक कायनात की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। उम्मीद करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ दुरूद इब्राहीमी और जो मैं अच्छी बातें बताता हूँ उनका तर्जमा, दुआओं का तर्जमा और तर्जुमों के साथ याद हो चुकी होंगी और आपकी कामयाबी की राहों पर चल पड़े होंगे।
एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मैं पढ़ूँगा, आपने उनको सुनना है, साथ साथ पढ़ना है, और साथ साथ आपको समझ आ रही है। आप ज़रा ये देखिएगा, अगर आपको साथ साथ उन अल्फाज जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप दुरूद इब्राहिमी को समझ के अब पढ़ने वाले हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता आला इब्राहीमा व आला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। आमीन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चेन इंडाइजेस। हम चेन इंडाइजेस कर रहे थे, तो चेन इंडाइजेस में क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद तकरीबन आगे चलते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह का सवाल और कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हमने कर लिया था, बी पार्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, फिर 8 का सी पार्ट है, फिर इसके बाद 23 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? वेरी गुड। आपकी तो बुक में जो मेरे पास किताब है इसमें 21 क्वेश्चन हैं, लेकिन 23 क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 23 का ए पार्ट, 23 का बी पार्ट इसी तरह का है, वो मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दूंगा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसका बी पार्ट। उसमें उसने क्या पूछा हुआ है? कंस्ट्रक्ट द चेन इंडाइजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर प्राइस रिलेटिव्स, और आगे उसने डाटा दे दिया है। जब चेन इंडाइजेस का पूछा जाता है तो वही प्रोसीजर है जैसे हमने 8 का ए पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5.8 का बी पार्ट, चेन इंडाइजेस। एवरेज कोई नहीं दी हुई, लिहाजा हम फिर जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, किसी की भी एवरेज। यहाँ पे ईयर्स हमारे पास हैं, वही हैं ईयर्स जो हमने ए पार्ट में पढ़े थे। 1941, 42, 1943, 1944। हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं वो है शुगर, शुगर के बाद गुड़। को मीठी मीठी बातें हो रही हैं लगता है। लो जी, टी, और टी के बाद कॉफ़ी। कमोडिटीज़ दी हुई हैं। प्राइस गिवन है। प्राइस क्या गिवन है जनाब? शुगर 98, 100, 114, 109। यहाँ पे 75, 82, 83 और 84। इसी तरह टी 82, 74, 78 और 89। 99, 100,
104 और 95। जब आपको बेस ईयर ना गिवन हो तो जो पहली वैल्यू है उसको प्रीवियस पे कैसे डिवाइड करोगे जबकि उसकी वैल्यू ही ना है। अगर वो पहले साल को बेस ईयर कहता है तो फिर तो हम 98 पे ही डिवाइड कर देंगे। अगर इसको बेस ईयर नहीं कहा तो दो तरीके हैं, या तो इसको बेस ईयर हम खुद सपोज करके हम सॉल्व कर लें या फिर इनको एज इट इज़ लिख लें। दोनों बातों में से कोई एक बात कर सकते हैं। बात नहीं समझ आई? 1941 को हम खुद से बेस समझते हैं कि ये बेस है, इससे पहले हमारे पास डाटा ही नहीं है। जो स्टार्टिंग ईयर है उसको हम बेस सपोज कर लेते हैं। इसको बेस अगर हम सपोज करेंगे तो 98 को 98 पे डिवाइड कर लेंगे, 100 को 98 पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह 114 को 100 पे और 109 को 114 पे डिवाइड। हर वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करना है। और अगर बेस ईयर ना गिवन हो तो खुद से सपोज कर लें कि स्टार्टिंग ईयर एज अ बेस ईयर, और अगर खुद से सपोज ना करें, हो सकता है इससे पहले भी डाटा मौजूद हो, तो वो जो पहले स्टार्टिंग ईयर की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज नहीं करना, उनको एज इट इज़ लिख लें जैसे ये लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 98 को नहीं छेड़ना, 100 को करना है 98 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। 114 को डिवाइड करना है 100 पे और 100 से मल्टीप्लाई। 114 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 75 को नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे 75 पे डिवाइड करेंगे और इससे प्रीवियस तो ये है, इससे प्रीवियस होती तो उस पर कर लेते। अब इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 82 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 83 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 78 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी प्रीवियस वैल्यू 74 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी प्रीवियस वैल्यू 82 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको किसी पे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ यहीं पे रहने देंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम 99 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करेंगे 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम डिवाइड करते हैं जनाब किस पे 104। ये गलत तो नहीं हो रहा, इसको 99 पे किया, इसको 100 पे किया और इसे 104 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी? वेरी गुड, क्या कहलाएंगी? प्राइस रिलेटिव नहीं, फिर लिंक रिलेटिव्स। इनको हम क्या कहते हैं? लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगी। ये जो 98 है ये तो हमारे पास 98 ही रहा, यहाँ पे हमारे पास 75 रहा, यहाँ पे हमारे पास 82 रहा और यहाँ पे हमारे पास 99 रहा। अगर वो 1941 को बेस ईयर कहता तो इसको इसी पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो आंसर 100 आ जाता। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। और अगर उसने बेस ईयर नहीं दिया तो दो तरीकों में से एक तरीका इख्तियार करते हैं, या तो इसी को बेस ईयर खुद से सपोज कर लें या फिर इन वैल्यूज़ को छेड़े ही ना, एज इट इज़ लिख लें। इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आई है 102.04, 114, 95.61। ये 75 वैसे ही लिख लिया। 109.33, 101.219 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 101.204। इस 82 को हमने कुछ नहीं करना, 82 के नीचे हमने लिखा 90.24, यहाँ पे लिखेंगे 105.40 और फिर हम लिखेंगे 114.10। 99 को नहीं छेड़ेंगे, 101.01, 104 और 91.34। इसके बाद उसने क्योंकि एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस यहाँ पे कैसे होगा? ये क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो चेन इंडाइसिस तो हम इसकी बनाएं, इसकी किसकी बनाएं? किसी की भी नहीं। जब एक से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं तो आपने
मीन, ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन, इन तीनों में से कोई एक एवरेज लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर मीन को लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल, टोटल करने के बाद फिर हम मीन मालूम कर लेंगे, मीन एज अ एवरेज ले लेंगे, फिर हम चेन इंडाइसिस मालूम करेंगे। जनाब अब हम टोटल करते हैं। पहले तो टोटल आया करता था पहले कॉलम का 100 प्लस 100 प्लस 100, बड़ी आसानी से हम टोटल भी कर लेते थे। अब यहाँ पर क्योंकि 99 प्लस 82 प्लस 75 प्लस 98, इनका जब आपने टोटल किया तो उम्मीद करता हूँ 354 आ जाएगा। 354 को डिवाइड आपने 4 पे करना है। 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक होगी बात। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास, इनका टोटल हमारे पास क्या है 402, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं 402.62। यहाँ पे हम क्या करेंगे 402.62 को डिवाइड 4 पे कर देंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो है, नेक्स्ट रो, उसका टोटल है 424.62। यहाँ पे 424.62 डिवाइडिंग बाय 4, और लास्ट कॉलम, लास्ट रो का टोटल हमारे पास था वो 402.26, और यहाँ पे 402.26 डिवाइडिंग बाय 100, सॉरी डिवाइडिंग बाय 4। जब हमने इसे 4 पे डिवाइड किया तो क्या हुआ, डिवाइडिंग बाय 4 तो मीन आ गया 88.5, 100.657, और 657 इसके बाद है 106.156 और फिर 100.57। ये रेड कलर से हमने मीन लिख लिया। मीन के बाद हमारा लास्ट जो है वो चेन इंडाइसिस हैं। चेन इंडाइसिस कैसे मालूम करते हैं, आपको मालूम ही होगा सब बच्चों को। चेन इंडाइसिस में पहली वैल्यू तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं 88.5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 88.5 मल्टीप्लाई बाय 100.65 डिवाइडिंग बाय 100। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया 98.08। अब जो ये आंसर आया इसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 98.08 मल्टीप्लाई बाय 106.156 और डिवाइडिंग बाय 100। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 94.565। अब 94.565 को मल्टीप्लाई करेंगे 100.57 के साथ और डिवाइड 100 पे कर देंगे तो आपके पास 95.101 आ जाएगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, और सी पार्ट के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट वो भी इसी तरह है, चेन इंडाइसिस, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस लिखवा दूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को ख़ुद सॉल्व कर सकें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5.8 का सी पार्ट है, उसमें उसने क्या पूछा हुआ है, कंप्यूट द चेन इंडाइसिस, चेन इंडेक्स नंबर using geometric mean as a average and taking 1930 as a base for the following data। अब आपके पास 1930 बेस बन गई और एवरेज मेंशन कर दी कि आपने ज्योमेट्रिक मीन ही मालूम करना है। तो अब जिस तरह हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मीन मालूम कर लिया या हम अपनी मर्ज़ी से ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लेते, अब वहाँ पे हमारी मर्ज़ी नहीं है। अब जो मेंशन किया हुआ है हम वही सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 5.8 उसका सी पार्ट। अब हम सी पार्ट की जानिब चलते हैं। सी पार्ट में ईयर्स क्या दिए हुए हैं, 1931 ईयर्स, 1931, 1932, 1933, 1934,
यहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं, वीट, राइस और कॉटन, हम बात करते हैं 8.C की वैल्यूज़ की। वीट की क्या वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम। वीट की वैल्यूज़ 4, फिर 4, वेरी गुड, 7 और 8। इसी तरह यहाँ पे हम बात करते हैं 10, 6, 9 और 10। यहाँ पे बात करते हैं 20, 23, 25 और 30। ठीक है जनाब, ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। हमने चेन इंडेक्स नंबर मालूम करना है। 1931 एज अ बेस है और बाय यूजिंग एवरेज एज अ ज्योमेट्रिक मीन के तहत अब हम क्या करते हैं कि लिंक रिलेटिव्स मालूम करेंगे, क्योंकि चेन इंडेक्स नंबर जब भी मालूम करना है तो जब भी चेन इंडेक्स की बात होगी तो हम क्या मालूम करेंगे, लिंक रिलेटिव्स। कैसे मालूम करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इसके प्रीवियस वैल्यू पे 4 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 7 को इसकी प्रीवियस वैल्यू पे यानी 4 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इसकी प्रीवियस वैल्यू 7 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। 10 को किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे, और 9 को किस पे करेंगे, 6 पे और मल्टीप्लाई बाय 1। 6 को किस पे करेंगे, 10 पे और 10 को किस पे करेंगे, 10 पे ही और मल्टीप्लाई बाय 100। 30 को किस पे डिवाइड करेंगे, 25 पे, 25 को 23 पे, 23 को 20 पे और इस 20 को 20 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स बन जाएंगे। लिंक रिलेटिव्स हमारे पास क्या आए, अब देखें 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। इसके बाद ये 60, ये हमारे पास 115, 175, 150, 108.70, 8/7, 114.29, 111.11 और यहाँ पे 120। ये रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किए, बोल्ड किए, ये हमारे पास क्या बन गए, लिंक रिलेटिव्स। जब ये लिंक रिलेटिव्स बन जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन मेरे बच्चों को मालूम करना आता है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें क्या करना होगा, ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट मालूम करना है। वन 100 इंटू 100 इंटू 100 प्रोडक्ट मालूम किया, 100, फिर 00, फिर 00। ठीक होगी बात। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे, 100, 00, 00 रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 100 और लास्ट में कॉलम बनाएंगे ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। क्या मैं अब इस बात की तवक्को करूं कि ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं या ना करूं? जी, इसके बाद कैलकुलेशन आपने खुद करनी है।
ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको समझ आ जाए। 1 2 3, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख लीजिएगा, उसकी पावर 1/3 लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, उसकी पावर 1/3 लें, ज्योमेट्रिक मीन की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये लास्ट में 1 2 और ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, जो जवाब आए उसकी पावर 1/3 करके यहाँ लिख दें। आगे चेन इंडाइज, ज्योमेट्रिक मीन तो आ गया था, ये चेन इंडाइसिस है। चेन इंडाइसिस मेरे बच्चों को अब तक आ चुका होगा। पहली वैल्यू वैसे लिखते हैं, नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 100, जो जवाब आए नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड 100, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, जो आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जो न्यू बुक्स हैं उसमें, अगर आप, मेरे पास जो बुक है इसमें तो वैसे 21 तक है, लेकिन 23 क्वेश्चन भी मौजूद है। 23 क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट, इन दोनों क्वेश्चंस में उसने एक ही बात पूछी हुई है, और वो बात पूछी हुई है, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन था, इसमें ज्योमेट्रिक मीन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 23 में मीडियन पूछा हुआ है। उसके ए पार्ट में भी मीडियन पूछा हुआ है, उसके बी पार्ट में भी मीडियन पूछा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों के किताबों में ये क्वेश्चन मिसिंग है और वो 21 तक लिखा हुआ है, 22 और 23 नहीं है, तो वो उनके लिए मैं यहाँ बोर्ड पे ये क्वेश्चन नोट डाउन करूँगा, और नोट डाउन करके आपने ख़ुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस। अब बाय चांस मेरे पास किताब में नहीं है, तो मुझे शक पड़ गया है कि कुछ बच्चों की किताबों में ये क्वेश्चन ना हो। जनाब, क्वेश्चन नंबर 23 वो क्या कहता है? 23 क्वेश्चन का ए पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 और ए पार्ट, कंप्यूट द चेन index number using median as an average and taking and taking 2012, बस एंड टेकिंग नहीं, बस यहीं तक है क्वेश्चन। और डेटा क्या दिया हुआ है? ईयर्स में 2012 के बाद 13, 2014, 2015, 2016। कमोडिटीज़ में उसने ए, बी और सी दे दिया। ये लास्ट टाइम मेरा ख्याल है पेपर में भी आया हुआ है, इसलिए बाज़ किताबों में ये नहीं होगा। वैल्यूज़ हैं जनाब 80, 61, 103, 92 के बाद 59, इसी तरह यहाँ पे 76, 53, 86, 74 और 42। यहाँ पे 118, 127, 110, 153 और 164 ये वैल्यूज़ हैं। आप सबसे पहले इनके लिंक रिलेटिव्स मालूम करेंगे, क्योंकि लिंक रिलेटिव्स क्यों मालूम करेंगे? लिंक रिलेटिव्स इसलिए मालूम करेंगे माय डियर यंग स्कॉलर्स, क्योंकि आपने चेन इंडाइसिस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो चेन इंडाइसिस में तो लिंक रिलेटिव्स ही मालूम होते हैं। लिंक रिलेटिव्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
क्योंकि यहाँ पर किसी ईयर को बेस ईयर नहीं कहा, इसलिए 112 की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको 80 पे डिवाइड करते हैं, इसको 61 पे डिवाइड करेंगे, इसे 103 पे डिवाइड करेंगे और इसे 92 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। इसको 74 पे, इसको 86 पे, इसको 53 पे, इसको 76 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो ये हमारे पास लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे बी इक्विवेलेंट। यहाँ पे 153 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, 110 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, 127 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, 118 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने मीडियन कहा है, 1 2 3 तीन वैल्यूज़ हैं, तीन वैल्यूज़ का मीडियन मालूम करेंगे और मीडियन से हम क्या मालूम करेंगे, चेन इंडाइसिस। ये तो यही रहेंगे, ये वैल्यूज़ यही हैं। अब हम मालूम करते हैं लिंक रिलेटिव्स में कि बाकी जो वैल्यूज़ है 80 के नीचे क्या है। 80 के नीचे हमारे पास 76.25 है, 168.85 है, फिर 89.32 है, फिर 64.13 है। बिल्कुल इसी तरीके से 76 के नीचे हम देखते हैं 69.74 है, 162.26 है, 86.05 है और 56.76 है। यहाँ पे तो ये वैल्यू 118 वैसे ही लिखेंगे, 107.62 है, 86.61 है, 139.09 है और 107.18 है। यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, मीडियन, और मीडियन के बाद इसकी क्लास चेन इंडाइसेस मालूम कर लें। मीडियन कैसे मालूम करेंगे, तीन वैल्यूज़ हों तो मैंने आपको कहा था मीडियन मालूम करना बहुत आसान है। मीडियन मालूम करने के लिए आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू है 76, इसके बाद 80 और इसके बाद 118, तो 80 इज़ द मीडियन। ठीक है जी। यहाँ पे 69 सबसे छोटी वैल्यू है 69, उससे बड़ी वैल्यू 76, तो ये हमारे पास 76.25 ये हमारे पास मीडियन है। यहाँ पे देखें 86 सबसे छोटी वैल्यू 162, तो 162.26 मीडियन आ जाएगा। यहाँ पे 86, 89 और 89.32 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 56 और 64 है, तो 64.13 आ गया। ये हमारे पास क्या आया, मीडियन। आसान है ना, जब तीन वैल्यूज़ हो तो मीडियन मालूम करना आसान है। अब हम मालूम करते हैं चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस मालूम करने के लिए आपको पता है कि पहले जो वैल्यू मीडियन की है वो तो वैसे ही लिख लेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ जो मीडियन है, मल्टीप्लाई बाय 76.25 और डिवाइडिंग बाय 100। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या जवाब आया जी, 61 इज इक्वल टू 61 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 162.26 के साथ और डिवाइडिंग बाय 100। आंसर क्या आया आपके पास, 98.98। 98.98 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट मीडियन की वैल्यू के साथ 89.32 और डिवाइडिंग बाय 100। आंसर इज 88.41। 88.41 मल्टीप्लाई बाय 64.13 डिवाइडिंग बाय 100, तो जनाब आपके पास आंसर आ गया 56.69। ये इसका आंसर है। और जिन बच्चों की किताबों में इसका बी पार्ट दिया हुआ है 23 का बी पार्ट, तो वो आप 23 का बी पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, बस वैल्यूज़ चेंज हैं 2010 से लेकर 2014 तक। तो ये आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो इस किताब में इस चैप्टर में मौजूद हैं
एक तो वेटेड इंडेक्स नंबर है। वेटेड इंडेक्स नंबर में लेस्पियर, पाशियस और फिशर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक ये है, और इस टॉपिक के बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो वेटेड इंडेक्स नंबर है। वेटेड इंडेक्स नंबर के बाद जो तीसरा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक होगा हमारा, वो हमारा है तकरीबन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। 3 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इस तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह हम मज़ीद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसकी डेफिनेशंस को हल करेंगे, डेफिनेशंस को सीखेंगे, और फिर हमारा फ़र्स्ट 50% का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फ़र्स्ट 50% में अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपको मालूम है चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 मतलब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसमें सारी डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में भी डेफिनेशंस हैं और एमसीक्यूज़ से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता है। कोई एक आधा पार्ट कभी कभार वो दे देता है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करें या डाटा को अरेंज कर लें, टैली और फ्रीक्वेंसी कर लें। कभी कभार क्वेश्चन आ जाया करता है चैप्टर 3 के साथ मिला के, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 3 बहुत अहम है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेशुमार हैं, तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह चैप्टर 4 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में हमारा फ़र्स्ट 50% का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपके टर्म के पेपर होंगे। और तैयारी करें, बहुत मेहनत करें। कोई मसला हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मेरे लेक्चर्स के दौरान एक नंबर चल रहा होता है, एक टाइम लिखा होता है, उस टाइम के दौरान आप कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि आप जहाँ पे भी रहें, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, आप सदा खुश रहें। आपको अल्लाह पाक सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, और वालदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके साथ साथ एक आखिरी दुआ, जो जब वक्त आखिर हो, वक्त आखिर इस दुनिया से जाने का वक्त हो, तो ए अल्लाह उस वक्त हमारी ज़बान पे कलमा तैयब जारी फरमा देना, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।